हम सब ने कॉलेज से ही सपना देखा है अपने घर का। एक छोटी सी बालकनी जहां चाय भी हो और गॉसिप भी, लिविंग रूम जहां पे नेटफ्लिक्स भी हो और नैप भी, और प्लान्स के लिए एक डेडिकेटेड कॉर्नर। सालों तक मेहनत किया, पैसा बचाया, फिर सोचा कि चलो अब घर ले ही लेते हैं। बट जब ईएमआई का नंबर देखा तो सबका एक ही रिएक्शन था, भाई ये घर है या नासा का रॉकेट। वेलकम टू हाउसिंग ड्रीम वर्सेस ईएमआई नाइटमेयर, जहां हाउसिंग ड्रीम मिडिल क्लास के लिए एक मिराज बन गया है। नमस्कार, मैं हूं सुप्रीत कुलकर्णी और आप देख रहे हैं इंडिया अनप्लग्ड। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सपने की जो हर इंडियन मिडिल क्लास देखता भी है और ईएमआई देके रोता भी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी का मतलब क्या है। मैजिक ब्रिक्स की रिपोर्ट बताती है कि 2025 में इंडिया का एवरेज प्राइस टू इनकम रेशियो 8.8 तक पहुंच गया। मतलब एक एवरेज घर लेने के लिए आपको अपनी पूरी साल की इनकम का 8.8 टाइम्स पैसा चाहिए। 2024 में यह रेशियो 7.5 था। सिर्फ एक साल में अफोर्डेबिलिटी और भी गिर गई। और अगर मुंबई की बात करें तो सीन और भी स्केरी है। वहां प्राइस टू इनकम रेशियो 15.1 है। मुंबई में घर लेना मतलब 15 इयर्स की मेहनत एक छोटी सी बालकनी के लिए। दिल्ली भी पीछे नहीं है, 12.3, बेंगलोर 11 के आसपास और पुणे लगभग 10। अगर हम कंपेयर करते हैं ग्लोबल सिटीज से, जैसे कि टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क, सब 6 से 8 के बीच में है। मतलब इंडिया के टॉप सिटीज में घर लेना ग्लोबल एवरेज से ऑलमोस्ट डबल प्रेशर वाला गेम है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर प्राइस टू इनकम रेशियो 5 के आसपास हो तो हाउस अफोर्डेबल माना जाता है। मुंबई का हाउसिंग मार्केट आज की डेट पे तो ड्रीम होम नहीं, प्रीमियम फैंटेसी बन चुका है। सिंपल शब्दों में, बचपन में सपना था अपने घर खरीदने का, अब जब इनकम है फुल ईएमआई भरने का ही सपना रह गया है। अब आते हैं ईएमआई पे, क्योंकि ईएमआई ही एक वर्ड है जो मिडिल क्लास के सपने और स्ट्रेस दोनों को डिफाइन करता है। आइडियली एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ईएमआई आपके इनकम का 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन मुंबई वालों के लिए यह तो नंबर एक जोक बन चुका है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस और हिंदुस्तान टाइम्स के हिसाब से लोग अपने इनकम का 48% सिर्फ ईएमआई पे उड़ा देते हैं। मतलब आधा पैसा सीधा बैंक के अकाउंट में वैनिश। हैदराबाद थोड़ा इस मामले में बेटर है। नाइट फ्रैंक के रिपोर्ट कहता है लगभग 30% इनकम ईएमआई में चले जाती है। अब सोचो, आधा पैसा ईएमआई में ही गया, बाकी बचे में से किराया, ग्रोसरीज, नेटफ्लिक्स और वो जो डेडिकेटेड प्लान कॉर्नर को भी मैनेज करो। और असली दर्द तो तब शुरू होता है जब प्रोजेक्ट डिले स्टार्ट होता है। एनारॉक की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ प्रोजेक्ट्स 6 साल तक डिले हुए हैं। अब सोचो, घर अभी बना नहीं लेकिन ईएमआई चालू है, ऊपर से रेंट भी भरना पड़ता है। मतलब सपना घर लेने का निकले थे, पर एंड में घर आपका नहीं बैंक का निकलता है। अब सवाल ये उठता है, घर के दाम इतने रॉकेट स्पीड से क्यों बढ़ रहे हैं? चलो इस हाउसिंग मिस्ट्री को थोड़ा डिकोड करते हैं डेटा के साथ। पहला आता है ब्लैक मनी। रियल एस्टेट में ब्लैक मनी कोई सीक्रेट नहीं, ये तो ओपन सीक्रेट है। सेलर्स को थोड़ा कैश चाहिए, बायर्स को मजबूरन अपने वाइट सेविंग से ब्लैक में एडजस्ट करना पड़ता है। रिजल्ट, प्राइसेस आर्टिफिशियली इन्फ्लेट हो जाते हैं और जेन्युइन सैलरीड बायर्स स्क्वीज हो जाते हैं। एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर को घर लेना मुश्किल और कैश वाले इन्वेस्टर को सेकेंड और थर्ड फ्लैट लेना आसान। बुरा लगता है ना? मुझे भी। चलो अब बात करते हैं एक ऐसे टेक्निकल टॉपिक की जिसे आम आदमी का ड्रीम हाउस डायरेक्टली जुड़ा है, FSI यानी फ्लोर स्पेस इंडेक्स। सिंपल शब्दों में FSI बताता है कि एक प्लॉट में कितना कंस्ट्रक्शन अलाउड है। जितना ज्यादा FSI उतना ज्यादा हाइट, उतना ज्यादा फ्लैट और पर फ्लैट्स कॉस्ट गिरती है। मतलब हायर FSI इज इक्वल्स टू चीपर होम्स एंड स्मार्टर सिटीज। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंडिया के कई बड़े शहरों के FSI रूल्स अभी भी 1990s के जमाने में अटके हुए हैं। मुंबई बेस FSI 1.33, दिल्ली में है 1.2 से 3.5 के बीच जोन के हिसाब से। अब इसको ग्लोबली कंपेयर करते हैं। टोक्यो में FSI 20 तक जा सकता है, न्यूयॉर्क में 10 से 12 और सिंगापुर में अभी 25 तक आराम से मिल जाता है। तो सवाल यह है, इंडिया अपना FSI बढ़ाता क्यों नहीं? सीधा जवाब है, क्योंकि हाई FSI का मतलब होता है बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। ज्यादा बिल्डिंग के साथ चाहिए वाइडर रोड्स, पार्किंग, वाटर सप्लाई, सीवेज ट्रीटमेंट और ग्रीन स्पेस। और जब ये सारे बेसिक्स रेडी नहीं होते तो गवर्नमेंट FSI बढ़ाने से कतराती है। पर जब तक ये कंजर्वेटिव अप्रोच चलेगी तब तक इंडिया के शहर हॉरिजॉन्टल फैलते रहेंगे और घर के प्राइस स्काई रॉकेट रहेंगे।
तीसरा रीजन है स्पेकुलेटिव बाइंग एंड टोकन सेल्स। डेवलपर्स और ब्रोकर्स स्केर्सिटी का इल्यूजन क्रिएट करते हैं। सर लास्ट 5 यूनिट्स बचे हैं। रियलिटी वो सिर्फ टोकन मनी होती है, एक्चुअल सेल्स नहीं। यह मार्केटिंग ट्रिक फोमो क्रिएट करती है, जिससे बायर जल्दी डिसीजन लेते हैं और प्राइसेस आर्टिफिशियली हाई बनाए जाते हैं। चौथा रीजन है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बूम। सीमेंट, स्टील, टाइल्स और लेबर सबका दाम बढ़ रहा है। ईटी रियलिटी के डेटा के मुताबिक 2019 से 2024 के बीच में हाउसिंग प्राइसेस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की वजह से 44 to 45% बढ़े हैं। हैदराबाद ने तो रिकॉर्ड तोड़ा है विद 64% और बैंगलोर के व्हाइट फील्ड्स ने तो 80% तक जंप मार लिया। और ये सिर्फ नॉमिनल ग्रोथ नहीं, इन्फ्लेशन एडजस्ट कर लो तो एक्चुअल बर्डन और भी बड़ा है। और लास्ट रीजन है अफोर्डेबल हाउसिंग का क्राइसिस। 2019 में अफोर्डेबल हाउसिंग का शेयर 40% था, आज 2025 में मात्र 12% रह गया है। डेवलपर्स का लॉजिक सिंपल है, प्रॉफिट कम है तो लग्जरी बनाओ। रिजल्ट, मार्केट फुल ऑफ हाई एंड प्रोजेक्ट्स जहां स्विमिंग पूल और जिम तो मिलता है, पर मिडिल क्लास बायर के लिए एंट्री टिकट ही महंगा पड़ता है। डेवलपर्स का फंडा सिंपल है, लग्जरी बनाओ, मिडिल क्लास को ब्रोचर देखने दो। सबको स्काई हाई बिल्डिंग चाहिए, लेकिन ग्राउंड लेवल पे प्लानिंग कोई नहीं करता। सपने का घर अभी भी पॉसिबल है, बस थोड़ा प्लानिंग और स्मार्ट थिंकिंग चाहिए। अगर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है तो थोड़ा सोच के सिटी चूज करो। मुंबई और बैंगलोर जैसे मेट्रोस में सिर्फ घर नहीं, लाइफ टाइम का EMI प्लान मिलता है। लेकिन पुणे और कोलकाता जैसे सिटीज अभी भी रिलेटिवली अफोर्डेबल है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब अपॉर्चुनिटी और कम स्ट्रेस के साथ। और अगर आप रिमोट काम करते हो तो बॉस, यू हैव हिट द जैकपॉट। चूज अ सिटी जहां आप घर भी ले सको, लाइफ भी जी सको, बिना हर महीने कैलकुलेटर से दोस्ती किए। अगर आपके पास सिटी की चॉइस नहीं है तो आप क्या करें? तो आप EMI को बेटर प्लान कर सकते हैं। EMI कभी भी आपके मंथली इनकम के 25 to 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपका EMI रेशियो 40 to 50% तक पहुंच गया है तो लाइफ सिर्फ अर्न पे EMI रिपीट बन जाती है। कम EMI लोन चूज करो और एक्स्ट्रा रिपेमेंट ऑप्शन रखो ताकि इंटरेस्ट बर्डन कम हो। इसके अलावा आप गवर्नमेंट स्कीम्स को भी देख सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना और क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम्स CLSS जैसे स्कीम्स अंडर 18 लाख इनकम ग्रुप के लिए लाइफ सेवर है। आपको 2.6 लाख तक सब्सिडी मिल सकती है, मतलब डाउन पेमेंट का आधा प्राइस। बस एप्लीकेशन के टाइम पर इनकम प्रूफ और आधार रेडी रखो। और फाइनली, हमेशा इन्वेस्ट बिफोर यू बाय। हर सपने का घर एक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू होता है। म्यूचुअल फंड या SIP से डाउन पेमेंट फंड बिल्ड करो ताकि जब घर खरीदने के टाइम आए आप बैंक के स्लेव ना बने। तो ये था दोस्तों इंडिया के हाउसिंग ड्रीम्स और EMI नाइटमेयर्स का सच। रियलिटी टफ है पर इम्पॉसिबल नहीं। आपका घर सिर्फ ब्रिक्स और EMI नहीं, वो आपकी सिक्योरिटी, आइडेंटिटी और इमोशनल माइलस्टोन है। आपका घर लेना टफ है, पर सपना छोड़ना और भी टफ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कमेंट में बताओ आपका ड्रीम होम कौन सी सिटी में है और EMI का स्ट्रगल कैसा है। नमस्कार।